हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैम जी सेंटर में। तो आइए आज हम लोग फिर से सामान्य जागरूकता के प्रश्नों को करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पौधों के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता है, यानी कि विभेदित। इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि विभेदित काय यानी कि डिफरेंटेड बॉडी जिसमें नहीं होता है वो कौन सा पौधा है। तो इसका पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, बी ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, सी ऑप्शन है थैलोफाइटा और डी ऑप्शन है अनावृतबीजी। तो हम लोग जानते हैं कि जो थैलोफाइटा फाइटा समूह का जो पौधे होते हैं तो उनमें विभेदित काय नहीं होता है। थैलोफाइटा उपजगत के पौधों में भ्रूण भी नहीं बनता है और संवहन मंडल अनुपस्थित होता है। इनमें जड़, तना एवं पत्तियों का पूर्ण अभाव होता है। इनमें 10 फाइलम होते हैं, जैसे साइनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा आदि, जबकि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी तथा एम्ब्रियोफाइटा उपजगत के पौधे हैं। इनमें मतलब भ्रूण बनता है। पादप जगत का यह वर्गीकरण ओसवाल्ड डिपो यूएसए ने वर्ष 1942 में प्रस्तुत किया था। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पे हम लोग आते हैं, इनमें से कौन सा टीन का प्रतीक नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन है TI, बी ऑप्शन है SN और सी ऑप्शन है SI और डी ऑप्शन है TA। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा, टीन का प्रतीक है, निम्न में से कौन सा टीन का प्रतीक है। तो इसका जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो टीन का ऑप्शन जो बी है, यानी टीन का प्रतीक एसन होता है। यह एक रासायनिक तत्व है। यह और सारणी के चतुर्थ मुख्य समूह की एक धातु है। कैसीटेराइड इसका मुख्य अयस्क है। इसकी परमाणु संरचना 50 है तथा इसका रासायनिक जो सूत्र है SnO2 है। यह चांदी के समान सफ़ेद रंग की होती है। इस पर हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह विद्युत और ऊष्मा की सुचालक धातु है। इसका उपयोग अलौह धातु अलाय बनाने में, दर्पण बनाने में, तांबा के फ्यूज तारों का लेपन करने आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा SN। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सा देश मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए भारतीय उड़ान सर्जनों को प्रशिक्षित करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है रूस और डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा रूस, यानी कि रूस ने जून 2019 में इसरो के मानव अंतरिक्ष केंद्र तथा रूस सरकार के स्वामित्व वाली ग्लोबकॉस्मॉस ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उम्मीदवारों के चयन में रूस का समर्थन, चयनित यात्रियों का चिकित्सकीय परीक्षण तथा अंतरिक्ष प्रशिक्षण रूस के नेतृत्व में होगा। भारत के गगनयान मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों की कक्षा में मतलब मिशनों को अंतरिक्ष में की कक्षा में भेजा जाएगा, जिसमें 2 मिशन मानव रहित होंगे, जबकि एक जो मानव युक्त मिशन होगा। पहले मानव रहित मिशन को दिसंबर 2001 तथा अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई, मतलब दिसंबर 2021 तक अंतरिक्ष में मानव रहित मिशन की योजना बनी थी। कोविड-19 के कारण इस योजना में देरी हो रही है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए तापमंडल, बी क्षोभ मंडल, सी समताप मंडल और डी मध्य मंडल। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग है वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। तो समताप मंडल के निचले भाग में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन यानी O3 गैस का सर्वाधिक सांद्रण होता है। यह गैस सूर्य से निकलने वाली अत्यधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, जिससे पृथ्वी के जीव जगत की सुरक्षा होती है। समताप मंडल जो है वो मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, जिस कारण यह वायुयान चालकों के लिए आदर्श मंडल होता है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समताप मंडल। अगला प्रश्न है, वर्ष 2004 में हिंद महासागर सुनामी की तीव्रता कितनी थी। तो इसका पहला ऑप्शन है 8 से 6, बी ऑप्शन है 7 से 4 और सी ऑप्शन है 9 से 1 और डी ऑप्शन है 8 से 9।
तो इसका जो सी ऑप्शन है सही हो जाएगा। 9.1 यानी कि 9.1 जो है जो तीव्रता थी वह इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 2004 में हिंद महासागर में आए सुनामी की तीव्रता जो थी वो 9.1 थी, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो इसका पहला ऑप्शन है विनिर्माण, बी ऑप्शन है औद्योगिक, सी ऑप्शन है कृषि और डी ऑप्शन है सेवा। तो जीडीपी जो है वह सेवा से संबंधित, यानी भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है, मतलब इसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है। तो यह अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। व्यापार, होटल, रेस्तरां, सॉफ्टवेयर, परिवहन, भंडारण, संचार, चिकित्सा, शिक्षा आदि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारत के सकल मूल्य वर्धन जीबीए में सेवा क्षेत्र का योगदान 55.3% है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं कि सामान्यतः F7 का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक आदि जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में किया जाता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहला ऑप्शन है विभिन्न ऐप्स में कंटेंट खोजने के लिए, बी ऑप्शन है फाइल और फोल्डरों का नाम बदलने के लिए, सी ऑप्शन है हेल्प ओपन करने के लिए और डी ऑप्शन है स्पेलिंग और ग्रामर को जांचने के लिए। तो इसमें जो इसका डी ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा, क्योंकि F7 की का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक आदि जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में स्पेलिंग और ग्रामर को जांचने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल लैपटॉप में वॉल्यूम बढ़ाने तथा फायरफॉक्स ब्राउज़र में कैरेट ब्राउजिंग को शुरू करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड फंक्शन की संख्या 12 होती है, जो कीबोर्ड में F1 और F12 तक सबसे ऊपरी श्रृंखला में पाई जाती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है कांडला है भटिंडा पाइपलाइन, बी ऑप्शन है मुंबई हाई यानी मुंबई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन, सी है नहरकटिया यानी नूनमती बरौनी पाइपलाइन और डी है जहीरा विजयपुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन। तो इसमें जो इसका सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नहरकटिया जो ऑप्शन है, नहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन। तो यह भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम नहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन है, जिसकी लंबाई 1167 किलोमीटर है। यह पाइपलाइन वर्ष 1962 में नहरकटिया और नूनमती के बीच तथा वर्ष 1964 में नूनमती और बरौनी के बीच चालू हुई थी। बरौनी से कानपुर और हल्दिया तक पाइपलाइन पर निर्माण कार्य वर्ष 1966 में पूरा हुआ। यह पाइपलाइन 78 नदियों को पार करती है तथा इसमें 9 पंपिंग स्टेशन एवं अनेक सहायक पाइपलाइन है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, अपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो जो अपसौर होता है इसकी जो घटना होती है तो उसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो अनुमानित कितना होती है? तो ए ऑप्शन है 14.2 मिलियन किलोमीटर, बी ऑप्शन है 15.2 मिलियन किलोमीटर, सी ऑप्शन है 137 मिलियन किलोमीटर और डी ऑप्शन है 142 मिलियन किलोमीटर। तो इसमें जो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि 4 जुलाई को पृथ्वी को सूर्य से सर्वाधिक दूर 15.2 करोड़ किलोमीटर हो जाती है, जिसे अपसौर या उपसौर या अपसौरिक घटना या फिलॉन्स कहा जाता है। इसके विपरीत पृथ्वी वर्ष में एक बार 3 जनवरी को सूर्य के सबसे पास यानी सर्वाधिक पास यानी 14.7 करोड़ किलोमीटर आ जाती है, जिसे उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी की कक्षा वृत्ताकार न होकर दीर्घ वृत्ताकार है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाणक्य उपन्यास जिसे 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस भाषा में लिखा गया था?
इसका ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है बंगाली, सी ऑप्शन है असमिया और डी ऑप्शन है गुजराती। तो चाणक्य उपन्यास जो 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुआ था, वह असमिया भाषा में लिखा गया था। तो यह जयश्री गोस्वामी महंत हैं, इनकी भाषा असमिया है। तो इन्होंने चाणक्य उपन्यास के लेखक चाणक्य उपन्यास के लेखक जयश्री गोस्वामी महंत हैं और इनकी भाषा असमिया है। इसे 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने इसकी साहित्य अकादमी संस्था की स्थापना 12 मार्च 1954 में की थी। इस संस्था की ओर से 24 भाषाओं, अष्टम अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषा तथा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को पुरस्कार दिया जाता है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? तो इसका पहला ऑप्शन है नासिर जंग, बी ऑप्शन है निजाम उल मुल्क, सी ऑप्शन है सलाबत जंग और डी ऑप्शन है शेखावत जंग। तो इसका जो ऑप्शन है बी वाला यह सही हो जाएगा, क्योंकि हैदराबाद शहर के संस्थापक निजाम उल मुल्क जो थे, उनका एक नाम चिनकिलीज खां भी था। इनके पूर्वज समरकंद के निवासी थे। मुगल सम्राट फर्रुखसियर जो 1713 ईस्वी से 19 ईस्वी ने निजामुल मुल्क को दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी तथा खाना और निजामुल मुल्क बहादुर फतह जंग की उपाधि प्रदान की, किंतु फर्रुखसियर के समय में ही उसे दक्कन से हटा दिया गया था। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका ए ऑप्शन है तीरंदाजी, बी ऑप्शन है शूटिंग, सी ऑप्शन है ताइक्वांडो और डी ऑप्शन है रेसलिंग। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा तीरंदाजी, यानी भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है और तीरंदाजी भूटान की प्राचीन परंपरा और संस्कृति का अंग है। वर्ष 1971 में इसे राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया गया जब भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। तो वर्ष 1984 में भूटान ओलंपिक खेलों में इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। 1984 से भूटान इस प्रतियोगिता में है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? तो इसका पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है केरल। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो भटियाली पश्चिमी बंगाल का लोक संगीत का रूप है। यह लोक गीत ज़्यादातर नदी की धाराओं के बीच नाविकों द्वारा गाया जाता है। तो इसका जो भटियाली लोक संगीत है पश्चिमी बंगाल से संबंधित है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटरिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन है पहला है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एडवांस कंप्यूटर, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक नर्वस इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर और सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर और इसका जो डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिसका आविष्कार वर्ष 1946 में JP एक्ट एवं जीन मार्सली ने किया था। आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है सी वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है? तो इसका ए ऑप्शन है 1284 मीटर प्रति सेकेंड, बी ऑप्शन है 3980 मीटर प्रति सेकेंड, सी ऑप्शन है 1598 मीटर प्रति सेकेंड और डी ऑप्शन है 1498 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर
आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति जो होती है वह 1498 मीटर पर सेकंड होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यस्थता ई तथा ध्वनि का मतलब उसका घनत्व जो होता है डी पर निर्भर करती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी सही हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 165, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 168 और सी ऑप्शन है अनुच्छेद 163 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 167। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से व अन्य राज्यों में 1 सदन यानी विधानसभा से मिलकर बनेगा। तो विधानसभा विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन है, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही आते हैं। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो एक ऑप्शन खाली है, मतलब कह रहा है कि वास्तुकार ने नई दिल्ली के लोटल टेम्पल को डिजाइन किया था। तो इसका ए ऑप्शन है जर्मनी, बी ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, सी ऑप्शन है ईरान और डी ऑप्शन है जापान। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, तो यह जो ईरान के वास्तुकार फजीबर शहबान थे, उन्होंने नई दिल्ली के लोटल टेम्पल का डिजाइन किया था। ये अब कनाडा में रहते हैं। यह मंदिर बहाई धर्म से संबंधित है। मंदिर बहाई धर्म जो है वो के संस्थापक ईरान के बहाउल्लाह थे। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? तो कौन सा जो बैंक है वो मुद्रा नोट छापता है? तो इसका पहला ऑप्शन है नाबार्ड यानी BARD, बी ऑप्शन है ICICI बैंक, सी ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक SBI और डी ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक RBI। तो इसका जो ऑप्शन है डी यह सही हो जाएगा, क्योंकि RBI क्या करता है, भारत में बैंक मुद्रा नोट छापने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI को प्राप्त है। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति 1931 की सिफारिश पर RBI अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। ये अगला प्रश्न है, गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिसे भारत के प्राचीनतम पंचायत मंदिरों में से एक माना जाता है, वह किसमें स्थित है? तो इसका ए ऑप्शन है नचना कुठारा, बी ऑप्शन है भीतरगांव, सी ऑप्शन है देवगढ़ और डी ऑप्शन है तिगवा। तो इसका जो सी ऑप्शन हो जाएगा यह देवगढ़ सही हो जाएगा, क्योंकि गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर के देवगढ़ में स्थित है और यह मंदिर उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायत मंदिरों में से एक माना जाता है। नागर शैली का यह पहला पुरातात्विक उदाहरण इसी मंदिर को माना जाता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा देवगढ़। तो आज हम लोग का यह सेशन समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को देखते रहिए और लाइक कमेंट करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।